Welcome to Medical Maven. So today we will be discussing the chemistry portion of MM Test 3. तो स्टार्टिंग विद द MCQ 37 इसमें कहते हैं कि विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो रिमेंबर ये MCQ आपकी बुक से उठाया गया है, इसके लिए आपको जो है ना तो सिर्फ टेबल याद करना है एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस MCQ। टेबल 5.2 और टेबल 5.4 इन दोनों को मर्ज कर दे और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे एंड देन मेमोराइज दिस ऑर्डर। सही, तो इस पर जब MCQ आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर। अब अगर यहाँ पर इस ए ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट C6H6 से ज्यादा बताया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम टेबल में देखें तो C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट C6H6 से कम है, लिहाजा ये वाला ऑप्शन जो है ना तो ये गलत मार्क है। सही, तो हम इसको टिक कर देंगे बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। बाकी डाई इथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से वैसे भी कम होता है, CH2 का बॉइलिंग पॉइंट भी CCl4 से कम है और CH3COH का जो है तो वो वाटर से ज्यादा है। सही हो गया। MCQ 38, द लिक्विड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल हैव लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, सरफेस टेंशन और नन। तो रिमेंबर, अगर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इट मींस कि इसके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी ज्यादा होंगे। सही हो गया। और जब ये हाई है तो इसका मतलब है कि आपने उसको ज्यादा एनर्जी देनी होगी इन ऑर्डर टू वेपराइज इट। तो इसका मतलब है कि इसका जो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन होगा यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी वो भी क्या होगी, दैट टू विल बी हाई। यानी इसको वेपोराइज करने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी देनी होगी तो तभी ये वेपोराइज हो पाएगा। सही हो गया। और इसी तरह अगर उन्हीं वेपर्स को दोबारा कंडेंस करना हो तो आपने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने इससे लेनी होगी यानी निकालनी होगी बिकॉज इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन होगा वो भी इसी के बराबर होगा, हाई होगा, लेकिन नेगेटिव होगा बिकॉज इट विल बी एक्सोथर्मिक, बट बोथ विल बी इक्वल इन एनर्जी। सही हो गया। तो ये दोनों हाई होंगे तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है ये तो कतई नहीं हो सकते। और अगर सरफेस टेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर एज आई सेड के हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और सरफेस टेंशन का भी डायरेक्ट रिलेशन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई है तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, लिहाजा इसमें नन ठीक आ रहा है। सही हो गया। MCQ 39, which one is not an amorphous solid? ये पॉलीयूरिथेन है। सही, सेलोफेन भी है एमोर्फस सॉलिड, पॉलीयूरिथेन भी है और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तीनों एमोर्फस सॉलिड्स हैं। आपको बुक में यूजेस ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स में ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी नन ऑप्शन ठीक है। MCQ 40, a reversible reaction must have। तो लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन A प्लस B, ये जो है तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है और यही प्रोडक्ट्स दोबारा जो है तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिमेंबर, ये प्रोडक्ट्स कब हमारे पास वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, जब ये अनस्टेबल हो। जब ये अनस्टेबल होंगे तो दे विल टेंड टू गो टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन, इसलिए ये रिएक्टेंट्स में दोबारा जाएंगे कन्वर्ट होने। सही हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास MCQ 40 में करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है अनस्टेबल प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास A प्लस बी कन्वर्ट हो जाए ए बी में और ये स्टेबल हो तो दे विल नेवर टेंड टू कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, क्योंकि नेचर में हर एक चीज स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है। अब अगर ये स्टेबल है, ए बी प्रोडक्ट स्टेबल है, तो ये क्यों दोबारा डिकम्पोज होना चाहेगा ए प्लस बी में। तो इसलिए हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट्स क्या हो, अनस्टेबल हो। सही। MCQ 41, विच लिक्विड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो रिमेंबर, यहाँ पर फिर से हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखेंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखा जाता है। तो HF, H2O, C2, H5OH और NH3 चारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है। लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथ के साथ साथ एक्सटेंसिवनेस को भी देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज्यादा बनाता है। जो ज्यादा बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सही, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में जो H2O है इट हैज दी हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बना सकता है। वेयर एज अगर इन बाकी तीन को देखा जाए तो दे डोंट ब्रेक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वाटर होगा। सही। MCQ 42, which one is correct if NH4Cl is added to NH4OH solution? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक NH4OH का सोल्यूशन है, तो रिमेंबर NH4OH सोल्यूशन फॉर्म में आयंस में होगा यानी NH4 प्लस और OH माइनस। दिस NH4OH विल बी इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस। सही हो गया। अब हमने क्या किया, हमने NH4Cl को इसमें डाल दिया तो ये भी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस। सही, और ये भी अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। सही। अच्छा,
अब अगर देखा जाए तो NH4Cl में भी NH4 प्लस है और NH4OH में भी जो है तो NH4 प्लस है, यानी दे हैव अ कॉमन आयन। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमेना एग्जिबिट होगा। और कॉमन आयन इफेक्ट हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसी सोल्यूशन में हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, लेकिन इन दोनों में एक आयन कॉमन होगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और सोलेबिलिटी वो सप्रेस हो जाएगी। सही। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। सही। तो NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वेयर एज NH4Cl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में क्या होगा कि NH4 प्लस और OH माइनस वापस से कंबाइन होकर NH4OH दे देंगे और इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सही। अब अगर गिवन ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन में NH4OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या फिर ये डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट में हमारे पास इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी बल्कि वो रुक जाएगी, वो सप्रेस हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं है। अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर NH4Cl का बोला हुआ है, होना तो NH4OH चाहिए बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने NH4Cl का बोला हुआ है। तो ठीक है, गिवन ऑप्शन में हमारे पास यही ठीक बनता है। अगर यहाँ पर हमारे पास NH4OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज की बात होती तो फिर हम ए ऑप्शन को ही टिक करते। सही हो गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NH4Cl अकर्स। फिर भी जो है ना तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर ही शिफ्ट होगी और NH4 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो वापस से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आ जाएगी। MCQ 43 solubility of dash electrolyte is suppressed by adding RbOH in their solution। तो अगेन वही बात है कि कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है ना तो ऑल आएगा। सही। क्योंकि RbOH में BOH माइनस आयन है और गिवन ऑप्शंस में जो NaOH है, MgOH होल 2 है, CaOH होल 2 है, तो इनमें भी OH माइनस आयन मौजूद है। तो कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमेना एग्जिबिट होगा। MCQ 44 which factor does not affect the shape and geometry of crystal। तो ऑल ऑफ देम अफेक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। क्लियर कट बुक लाइन MCQ है, तो इसमें नन आएगा। MCQ 45 कंसिडर द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड वाटर। H2O दिया है और इसकी ऑटो आयोनाइजेशन हुई है H प्लस और OH माइनस में। रिमेंबर जो हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन है H2O की, यानी जब ये H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होता है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एंडोथर्मिक। सही हो गया। अब ये क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि H2O की आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाए। तो अगर हम H2O इसमें डालेंगे तो इस ये तो मजीद जो है तो आयोनाइज होगा, इसकी डिसोसिएशन जो है तो वो डिक्रीज नहीं होगी बल्कि और इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो गैसेस पर ज्यादा है, बाकी अगर लिक्विड हो या एक्वियस आयंस हो तो इन पर इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट है। तो बी ऑप्शन भी नहीं है, और अगर बी ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, दैट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यही करेक्ट है, और ये करेक्ट इसलिए है, अगर आपको याद हो, अगर लेशेल्डर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हो, तो वहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में वो क्या कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक साइड पर शिफ्ट होगी। यानी अगर ये रिएक्शन है हमारे पास है एंडोथर्मिक है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, दैट विल बी इन फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड का मतलब है कि और ज्यादा डिसोसिएशन होगी, और ज्यादा आयोनाइजेशन होगी H2O की। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर जो है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सही। या हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सही हो गया। तो दैट विल बी इन बैकवर्ड, और बैकवर्ड जब शिफ्ट होगा तो हमारे पास H2 की आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 MCQ नंबर ऑफ लेटिस साइट्स पर यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो रिमेंबर हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल्स है वो 3 टाइप्स है। एक है हमारे पास सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर इनके लेटिस साइट्स की बात की जाए तो सिंपल क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पर लेटिस साइट मौजूद होता है और एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो लेटिस साइट्स आएंगे वो 8 आएंगे। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर में भी एक लेटिस साइट मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 लेटिस साइट्स है। और अगर फेस सेंटर्ड की बात की जाए तो कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस पर भी हमारे पास जो है तो लेटिस साइट्स मौजूद होते हैं और एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 लेटिस साइट्स आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बॉडी सेंटर्ड का पूछा गया है तो यहाँ पर 9 करेक्ट है। सही हो गया। 47 which one has least exothermic lattice enthalpy per mole। तो अब यहाँ पर आपसे जो है ना तो लेटिस एनर्जी का पूछ रहे हैं। सही। तो रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, एक है चार्ज and the other one is size of the ion। सही। और एक और बात मैं ऐड कर दूं कि जो ग्रुप 1 की लेटिस एनर्जी है वो हमेशा कम होगी ग्रुप 2 की लेटिस एनर्जी से। सही। तो अगर हम इन गिवन ऑप्शंस में देख ले तो यहाँ पर हमसे लीस्ट पूछा गया है, तो MgCl2
और MgO जो है तो इनकी ग्रुप 1 से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लिहाजा ये दो ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम आते हैं NaF और LiF की तरफ। तो लैटिस एनर्जी चार्ज पर भी डिपेंड करती है, लेकिन Na+ और Li+ दोनों पर सेम चार्ज है, लिहाजा ये फैक्टर भी एक्सक्लूड हो गया है। अब जो डिपेंडेंसी है लैटिस एनर्जी की वो साइज ऑफ आयन पर आ गई है। तो अगर Li+ और Na+ में देखा जाए तो किसका साइज कम है, तो वो है लिथियम का। लिथियम का साइज जो है ना तो वो सोडियम आयन से कम है, लिहाजा इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी और सोडियम की लेटिस एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज NaF। सही। 48 में कहते हैं इन इफ 1 लीटर प्योर वाटर फ्रीजेस व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग आइस। तो ये भी एक क्लियर कट बुक लाइन MCQ है। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर में अगर आप देखोगे ना चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में ये टॉपिक देख ले आप, वहां पर बताया गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ आइस होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज 9% मोर 9% मोर देन लिक्विड वाटर। सही। तो अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पर हमें कितना वॉल्यूम दिया है, 1 लीटर प्योर वाटर का दिया है। तो अगर 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम है तो आइस का कितना होगा, दैट विल बी 1.09 लीटर्स और इट विल बी 1090 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। सही, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज बोथ ए एंड सी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सही हो गया। 49 which mixture is not a buffer, तो all of them are buffers, लिहाजा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 50 for which Kc value reaction is spontaneous and fast। तो रिमेंबर Kc की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और फास्ट होगा, एंड फॉर स्मॉलर Kc वैल्यू द रिएक्शन इज यूजुअली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्लो। तो यहाँ पर जो है तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर Kc की सबसे ज्यादा वैल्यू है। MCQ 51 which of the following can affect the equilibrium constant value। तो रिमेंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट कर सकती है, बाकी जो है ना तो गिवन ऑप्शंस में एक भी नहीं कर सकता। अगर आप प्रोडक्ट्स की रिमूवल कर दो तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स दोबारा से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और तब तक कन्वर्ट होंगे जब तक दोबारा वही इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है तो किसी की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। अगर कैटलिस्ट की बात करें तो ये सिर्फ स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। सही। और अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सी ऑप्शन यही दिया हुआ है मेरे ख्याल से। व्हाट दे मीन बाय द नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज के यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे पास N2+3H2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर हम H2 और I2 ले लें और अब अगर देखें तो 2HI दे रहे हैं, यानी हमने रिएक्टेंट्स को ही चेंज कर दिया है। तो जब रिएक्टेंट्स चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास जो है तो Kc की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मेरे ख्याल से इनका यही मतलब है, इसलिए इन्होंने सी ऑप्शन लिया है। अगर ये मतलब हो तो फिर ठीक है, सी ऑप्शन आता है इसमें। सही हो गया। MCQ 52 which one cannot form hydrogen bond with itself but can form hydrogen bond with others, तो that is ketone। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये शर्त है कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन जो है ना तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाइंड हो। सही। लेकिन कीटोन में तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन की बात करें आर ग्रुप जो है तो वहां पर हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाइंड नहीं है। तो मतलब ये है कि ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर इसी कीटोन को हम वाटर में डाल दें या फिनॉल में डाल दें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है तो ये फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आता है। 53 which one is the anomalous behavior of water, so that is increase in volume from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius, or we can say decrease in density from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन में डिक्रीज इन डेंसिटी होता, अगर ये डिक्रीज इन डेंसिटी होता तो फिर सी और डी दोनों करेक्ट होते। सही। MCQ 54 वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, तो वेपर प्रेशर ना तो सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है और ना ही अमाउंट पर डिपेंड करता है, बट इट डज डिपेंड ऑन इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज होंगे तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, बिकॉज impurities won't let the molecules reach the top of the surface, और जब वो सरफेस पर नहीं पहुंचेंगे, सरफेस पर हमारे पास impurities होंगी तो उस केस में हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं हो पाएंगे सही से, या ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं हो पाएंगे। सही हो गया। तो यहाँ पर जो है तो सी ऑप्शन आता है। एंड रिमेंबर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है impurities से तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज होगा। सही। MCQ 55 process of evaporation depends on change in, तो इट डज डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह हमारे पास सनी डे है और दूसरी जगह हमारे पास क्लाउडी डे है, तो सनी डे पर हमारे पास
जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू ए क्लाउडी डे। सही हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सनी डे पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है और उसी वजह से जो हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन है वो भी इंक्रीज होता है। सही। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आता है। आई थिंक कि में डी ऑप्शन मार्क किया गया है तो दैट इज इनकरेक्ट। एवापोरेशन डज डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। यहाँ पर एक पॉइंट में ऐड कर दूं, में भी इन्होंने नन का ऑप्शन इसलिए दिया है ना क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन बोला गया है और रेट ऑफ एवापोरेशन की बात नहीं हुई। सही। फॉर मी दे बोथ आर सेम बट सम पीपल डिफरेंशिएट बिटवीन देम। यानी अगर रेट ऑफ एवापोरेशन हो तो फिर ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा, ये जो है तो हमारे पास टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। सही। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम एवापोरेशन की बात करें तो फिर ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इन्होंने इसी पॉइंट को मद्देनजर रखकर जो है तो डी ऑप्शन इसमें मार्क किया है। सही हो गया। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों को सेम लेते हो या फिर डिफरेंट लेते हो। इफ यू थिंक कि ये दोनों डिफरेंट है तो फिर डेफिनेटली डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। सही। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दोनों सेम है तो फिर डेफिनेटली आपने टेम्परेचर के लिए जाना है। सही हो गया। विच वन इज अ सरफेस फिनोमेना, तो ऑल ऑफ देम आर सरफेस फिनोमेना। तो यहाँ पर जो है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू 57, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज आर मैक्सिमम इन। तो रिमेंबर अगर लिक्विड H2O की हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और उसी वजह से ये लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करें तो दे आर वीक एज कम्पेयर टू Br2 और I2। सही हो गया। अगर स्टेटमेंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात होती दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मैक्सिमम इन और स्ट्रॉन्गर इन तो फिर हमारे पास लिक्विड H2O आता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात है तो लिक्विड H2O तो नहीं है। अगर Br2 I2 और लिक्विड नियॉन को देखा जाए तो Br2 इसमें करेक्ट आएगा बिकॉज जो I2 वेपर्स है ना तो यहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होती है। हाँ अगर यहाँ पर अब सॉलिड I2 होता तो फिर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर वेपर्स है तो ये करेक्ट नहीं है। सही। और नियॉन की भी अगर बात करें तो इसका भी साइज बहुत ही छोटा है लिक्विड Br2 से, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये बन रहा है। अगेन आई एम सेइंग अगर सॉलिड I2 होता तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन करेक्ट होता। MCQ 58, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो ए ऑप्शन है इनक्लोज्ड कंटेनर, बी ऑप्शन है एट सी लेवल, डी ऑप्शन है एट 70 mm Hg प्रेशर एंड सी इज एट माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ए, इनक्लोज्ड कंटेनर। अगर क्लोज कंटेनर की हम बात करें तो हम प्रेशर कुकर ले सकते हैं एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। ठीक है। क्लोज कंटेनर है वहां पर जो है तो वेपर्स हमारे पास दे आर नॉट अलाउड टू एस्केप, दे डेवलप मोर प्रेशर एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। सही। Q59, फॉर विच रिएक्शन Kc इज ग्रेटर देन Kp। तो इसके लिए आपको जो है ना तो Kp और Kc का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N और ये डेल्टा N जो है ना तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स है। अगर हमारे पास डेल्टा N नेगेटिव हो तो फिर इस केस में जो Kp है वो हमारे पास कम होगा Kc से। तो हमने ऐसा रिएक्शन ढूंढना है यानी जहाँ पर प्रोडक्ट्स कम हो और रिएक्टेंट्स ज्यादा हो। तो अगर गिवन ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन बी में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 हैं और रिएक्टेंट्स 3 हैं तो 2 माइनस 3 क्या देगा हमें -1। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आने की सूरत में क्या होगा Kc जो है तो दैट विल बी ग्रेटर देन Kp। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। सही। MCQ 60, which of the following combinations is least likely to exhibit dipole induced dipole interaction। तो रिमेंबर ये जो इंटरेक्शन है ना ये हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। ये परमानेंट डाइपोल क्या करता है इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करवा देता है, इसको डाइपोल बना देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह की इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे पास एटलीस्ट एक परमानेंट डाइपोल मौजूद हो। तो अगर गिवन ऑप्शंस में देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन ए में H2O मौजूद है। सही। और एक में जो है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो मतलब ये है कि इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिबिट हो सकती है। अगर सी ऑप्शन को देखा जाए तो सेम यहाँ पर NH3 और CH4 दोनों में हो सकती है, HCl और Ne में भी जो है तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिबिट हो सकती है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर दोनों जो है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ये जो है ना तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिबिट नहीं कर सकते। सही। due to their non-polarity। MCQ 61, the molecules which can have London dispersion forces। तो remember London dispersion forces हर एक मॉलिक्यूल में जो है तो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। तो यहाँ पर हमारे पास भी करेक्ट ऑप्शन है। The type of intermolecular forces present in all types of liquids, so that is London forces। सही। MCQ 63, which of the following should have the strongest London dispersion forces। तो अब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है
यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही मसला के जो H2 है, सम स्टूडेंट्स जो है ना तो इसको मार्क कर देते हैं, हालांकि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमने जो है ना तो साइज को देखना है कि साइज किसका सबसे ज्यादा है। तो इन गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा साइज किसका है, दैट इज CCl4। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी CCl4 बनता है। सही हो गया। Coming towards MCQ 64, which of the following compound has the highest boiling point due to dispersion forces? तो अगर डिस्पर्जन फोर्सेज है तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट, ड्यू टू हाई साइज। सही, यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्सेज का बोला गया है, तो डिस्पर्जन फोर्सेज अगर आ गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। MCQ 65, which of the following molecule has the weakest type of intermolecular forces? तो दैट विल बी ऑफ कोर्स नन अदर देन CH4। सही, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर लंडन फोर्सेज एग्जिस्ट करती है और अगर लंडन फोर्सेज है तो ये वीकेस्ट है। MCQ 66, although HCl has stronger dipole forces than HI, the boiling point of HI is higher than that of HCl. The reason is, तो the reason is stronger dispersion forces in HI। सही हो गया। MCQ 67, which of the following is not a normal liquid? आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर क्यों पुट किया है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, बट मे बी इन्होंने ये नॉर्मल लिक्विड की बात इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो कि इथेनॉल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज अल्टर हो गई है। सही, अगर बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसकी वैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती जैसे कि इथेनॉल और वाटर की है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, नॉर्मल लिक्विड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पर बात हो रही है। सही, क्योंकि इसका कोई और सेंस नहीं बनता। अगर 68 नंबर MCQ को देखा जाए तो इसमें कहते हैं कि शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रिमेंबर इट्स अ रिकॉल बेस्ड MCQ। सही, और शुगर एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। 69, द लेटेस्ट एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करवा भी चुका हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो साइज पर भी डिपेंड करती है, सॉरी ये इनवर्स रिलेशन है, अच्छा ये चार्ज पर भी डिपेंड करती है और साइज ऑफ द आयन पर भी डिपेंड करती है। सही हो गया। तो अगर देखा जाए NaCl, LiF के Br और KCl को, तो इन सब के जो चार्जेस है वो सेम है। सही, +1 चार्ज सब पे आता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर साइज को देखा जाए तो लिथियम प्लस जो है तो इसका साइज सबसे छोटा है, तो लिहाजा 69 नंबर MCQ में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा LiF। 70, among the 7 crystal systems the least symmetrical is, पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ट्राइक्लिनिक, बिकॉज इसके ना तो साइड्स बराबर होते हैं और ना ही इसके जो एंगल्स है वो बराबर होते हैं, सब के सब जो है तो वो अनइक्वल है, तो इसलिए ये क्या है, ये लीस्ट सिमेट्रिक है। सही। MCQ 71, select the option which best describes MgO and ZnO। तो अगेन वही बात है कि इसमें जो है तो एक ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आता, और ये सॉलिड्स का चैप्टर है, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आइसोमर्स भी क्लियर हो जाएंगे, पॉलीमर्स भी क्लियर हो जाएंगे और एलोट्रॉप्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है ना तो पॉलीमर्स है, ना आइसोमर्स है और ना एलोट्रॉप्स है। एलोट्रोपी स्पेसिफिकली एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बाकी जो पॉलीमॉर्फिज्म है और आइसोमॉर्फिज्म है तो ये कंपाउंड्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ जो है तो वो जुड़ी हुई है। MCQ 72, which of the following factor affects the shape of an ionic compound? तो यहाँ पर फिर जो है तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है तो डी ऑप्शन आता है। सही। 73 में जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, तो यहाँ पर जो है तो वी नो दैट दे आर एनआइसोट्रोपिक, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप पढ़ चुके होंगे। MCQ 74, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो है ना तो हमारे पास ऑल करेक्ट आता है। सही, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं या फिर इक्विलिब्रियम की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये एक डायनामिक फिनोमेना भी है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट भी होती है और ये एक क्लोज कंटेनर में हमारे पास ऑब्टेन होता है। रिमेंबर ये जो सी ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है तो वो कांस्टेंट होता है। सही हो गया। MCQ 75, the Kc value for the reaction 2NH3 and 2 plus 3H2 is 10 at a certain temperature. What will be the value, the Kc value for the reaction and 2 plus 3H2 converts into 2NH3 at the same temperature? Remember यहाँ पर जो है ना तो पहले Kc की वैल्यू जो आ रही थी वहाँ पर जो N2 है और H2 है तो वो क्या थे, वो प्रोडक्ट्स थे, और जो NH3 था वो रिएक्टेंट था। तो हमारे पास Kc का इक्वेशन इस तरह आ रहा था। इसके लिए जो हमारे पास Kc की वैल्यू थी वो 10 थी। सही हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये उलट हो जाए, यानी हमारे पास NH3 जो है वो प्रोडक्ट्स में आ जाए NH3, और जो N2 है और H2 है तो वो रिएक्टेंट्स में आ जाए, तो फिर Kc की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी उल्टा हो जाएगी ना, ये 1/10 हो जाएगी, और 1/10 किस चीज के बराबर है, 0.1 के बराबर है। सही हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन। सही, 0.1। MCQ 76, the Kc value changes from 0.8 to 0. The Kc value changes from 0.5 to 0.8 for a reaction when the temperature is changed from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. The reaction in the
रिवर्स डायरेक्शन इज, रिमेंबर यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इज बेसिकली 283 केल्विन। तो ये 283 केल्विन से गया है 100 केल्विन में, यानी जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो केसी की वैल्यू ज्यादा हो गई, केसी की वैल्यू 0.5 से चली गई 0.8 में। तो इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो केसी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो इट मीन्स दैट दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, सही हो गया। MCQ 77 डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जो CO2 है वो नॉन पोलर है, लिहाजा ऑप्शन बी इज करेक्ट। SO2 भी पोलर है, HCl भी पोलर है और H2S भी पोलर है। MCQ 78 टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वाटर आर, तो रिमेंबर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात है तो इसमें फिर ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हो तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सही हो गया। फिर है 79 MCQ, जिसमें कहते हैं कि द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज, तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, रिकॉल बेस MCQ है। MCQ 80 a cubic unit cell having highest number of particles per unit cell is, तो एक हमारे पास लेटेस्ट साइट्स है वो तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, यहाँ पर अब पार्टिकल्स पर यूनिट सेल की बात हो रही है। तो रिमेंबर अगर सिंपल क्यूबिक की हम बात करें तो पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इसमें होंगे 1। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूँ तो इसमें पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होंगे 2, और अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करूं तो इसमें पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होंगे 4। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स पर यूनिट सेल FCC में है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड 81 द आइडिया ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू, तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो है तो ये आइडिया एप्लीकेबल है, सही हो गया। तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री पोर्शन एंड हो जाता है।